Good morning students. Welcome to my today's subject engineering mechanics. लास्ट क्लास में मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास को डिस्कस किया था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड दोनों दो चीजें हैं बट एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पहले के क्लास में दिया था। नाउ टुडे I discuss methods of determining center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से पहला है ज्योमेट्रिकल मेथड, सेकंड है ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड है मेथड ऑफ मोमेंट्स। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मेथड? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी फाउंड आउट बाय एनी one of the following methods. So, in which geometrical methods is the methods in which the center of gravity of simple figures like triangle, parallelogram, semicircle, quadrant, trapezium, sphere, hemisphere, cylinder, right circular cone, etc. can be found out from the geometry of the figures. In general, if a figure is symmetrical about a point or line, then CG will lie on that point or line. For example के लिए मैंने यहाँ दिखाया है कि ट्रायंगल के केस में मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? In case of triangle, center of gravity lies at point where the three medians AD, B and CF of the triangle meet. That is, medians क्या होता है? Median is the line joining the vertex and middle point of the opposite sides. It's called median. So जहाँ पे median मेरा AD, B and CF जहाँ पे मीट करेगा, जहाँ पे मीडियंस तीनों मिलेगा, वो उसका क्या देगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी देगा इन केस ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, हाफ बी इंटू एच, हाफ बेस गुने हाइट। बी जहाँ पे बेस है ट्रायंगल का और एच क्या है? हाइट है। सो अगर हम सीजी का बात करें पॉइंट बी से, तो ये पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पे मीन्स b/2 पे इन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में h/3 पे ये g का जो है वो वैल्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट लाई करेगा b/2 एंड h/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। सो सिमिलरली अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल a डैश b डैश c डैश होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस फ्रॉम एक पॉइंट बी से कितना होगा? b/3। अगर इसका जो बेस है वो b है तो b/3 और पॉइंट बी से y एक्सिस में कितना होगा? h/3। सो b/3 और h/3 पे इसका जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट CG ऑफ डिफरेंट सिंपल फिगर्स बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स। नाउ सेकेंड मेथड जो मेरा है वो है ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड क्या है मेरा? जो है वो ग्राफिकल मेथड है। एक्चुअली ग्राफिकल मेथड सिंपल फिगर्स के सीजी का पता लगाने के लिए एक थकाऊ और बोझिल विधि है। मीन्स इसलिए इसको हम लोग केवल एकेडमी वैल्यू के लिए इसका हम लोग केवल यूज करते हैं और इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें लेंथी प्रोसेस है और इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके यहाँ पे चलते हैं। सो मेरा मेन फोकस होगा कैलकुलेटिंग सीजी बाय मोमेंट मेथड। मोमेंट्स मेथड से जो सीजी कैलकुलेट करेंगे उस पे मेरा मेन फोकस होगा और इस पे बेस जो है वो क्वेश्चंस या आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आइदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट को इसमें सारे क्वेश्चन इसी पे बेस जो है वो पूछे जाते हैं। सो नाउ मेथड्स ऑफ मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे?
मेथड्स ऑफ मोमेंट द्वारा सीजी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लिया कि एक बॉडी है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, जिसका कि मास m है और उसका हमको सीजी इज टू बी फाइंड आउट, उसका हमको सीजी फाइंड आउट करना है। सो आर्बिट्ररी मैंने एक शेप ले लिया बॉडी का जिसका मास m है और इसका सीजी हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरे इस बॉडी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉल पार्ट्स एज शोन इन फिगर। मैंने जैसा कि दिखाया है, मैंने इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1, 2, 3 एंड 4। लेट m1, m2, m3 एंड m4 बी द masses ऑफ द पार्ट्स इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड। मान लिया कि मेरा पहले पार्ट का जो डिवाइड किया उसका मास m1 है, दूसरे पार्ट का m2 है, तीसरे पार्ट का m3 है एंड चौथे पार्ट का m4 है। The m1g, m2g, m3g and m4g be the weights of the 4 points 1, 2, 3 and 4 respectively, acting through their CGS means center of gravity g1, g2, g3 and g4। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इन डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ईच पार्टिकल इज attracted by force due to gravity of earth towards its center। मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्लास में लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 पे जो पार्ट्स मैंने जो बॉडी का स्मॉल पार्ट्स कंसिडर किया उसका जो होगा वो वेट जो होगा वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, मीन्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीजीएस ऑफ द पॉइंट्स, मान लिया कि जो मेरा पॉइंट मिला g1, g2, g3, g4 उसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि x एंड y एक्सिस से पॉइंट 1 के लिए x1 y1 है, पॉइंट 2 के लिए x2 y2, पॉइंट 3 के लिए x3 y3 एंड पॉइंट d के लिए क्या है, g4 के लिए क्या है, x3 y3, x4 y4। इस तरह सिमिलरली मैंने इसको मान लिया। नाउ टेकिंग OX एंड OY एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, जब हम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस का जो है वो निर्धारित करते हैं। एक्चुअली एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऐसा एक्सिस है, कह सकते हैं कि द एक्सिस फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द सीजी, the axis from which the distance of the CG is measured is called axis of reference, and for different axis of reference the distance of the CG will be different। different axis of reference के लिए CG का distance भी क्या होगा, different होगा। means हम लोग axis of reference कह सकते हैं कि एक ऐसा distance है the axis from which the distance of CG is measured, जहां से हम लोग सीजी के डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेंड्स, द एक्सिस ऑफ रेफरेंस को जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी करवाऊंगी तो उसमें मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगी। सो मेरा मेन फोकस है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं बाय मेथड्स ऑफ मोमेंट्स द्वारा। सो नाउ लेटेस्ट कंडीशन आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि जितने भी पॉइंट मैंने कंसीडर किया है उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि लेट जी बी दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल या एंटायर बॉडी हैविंग वेट mg। मान लिया कि g जो मेरा है वो पूरे बॉडी का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी g पे लाइज करता है एंड जिसका की वेट कितना है mg, कैपिटल mg, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स इज x बार एंड y बार, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या मान लिया, x बार एंड y बार मान लिया। नाउ सो अगर हम मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द पार्ट्स अबाउट OX, जितने भी मेरे पास जो बॉडी के पार्ट्स हैं अगर उसका मोमेंट हम लोग OX के अबाउट निकालेंगे, OS के अबाउट निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
इंटू फोर्स। मैंने बताया था मोमेंट की डिफिनेशन में, मोमेंट क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ अबाउट ओ एक्स के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो जो भी ओ वाई का जो डिस्टेंस होगा वो उसमें कंसिडर करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, m1g के लिए क्या हो जाएगा, m1g इंटू y1, सिमिलरली m2g इंटू y2 प्लस m3g इंटू y3 प्लस m4g इंटू y4। इस तरह से मेरा मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द पार्ट्स अबाउट ओ एक्स एक्सिस निकल गया। नाउ मोमेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी अबाउट ओ एक्स, जो टोटल वेट मेरा mg काम कर रहा था ओ एक्स के अबाउट, उसका क्या मोमेंट होगा। तो वेट यानी वेट जस्ट लाइक फोर्स वर्क करेगा, मीन्स वेट यानी वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स mg इंटू वाई बार। यहाँ पे x बार एंड y बार मैंने क्या लिया है, कोऑर्डिनेट लिया है, जो रिजल्टेंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी g होगा उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x बार एंड y बार। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द algebraic sum of their moments about a point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point according to principle of moment, जिसको मैंने अपने मोमेंट वाले वीडियो में इसको फुल्ली डिस्क्राइब किया है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या हो जाएगा, mgy मीन्स टोटल वेट ऑफ द बॉडी का जो मोमेंट था अबाउट ओ एक्स के, किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट्स ऑफ द पार्ट्स अबाउट ओ एक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो मोमेंट था उसके बराबर हो जाएगा। और यहां जब सॉल्व करेंगे तो मेरा y बार इक्वल टू आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड m, यानी y बार मेरा निकल गया सिग्मा my डिवाइडेड m, जहां पे m इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, जितने भी उस पूरे सारे बॉडी में जितने भी वो पार्टिकल होंगे टोटल मास उनका उसका का समेशन हो जाएगा m। m मीन्स टोटल बॉडी का जो मास होगा वो आपका यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग। नाउ सिमिलरली अगर हम मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द पार्ट्स अबाउट ओ वाई एक्सिस के निकालेंगे, अगर अलोंग ओ वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग इसका अगर मोमेंट निकालेंगे अलोंग ओ वाई एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट हो जाएगा जो भी मेरा वेट है m1g इंटू x1, सिमिलरली m2g इंटू x2, इस तरह से। सो क्या हो जाएगा m1g इंटू x1 प्लस m2g इंटू x2 प्लस m3g इंटू x3 प्लस m4g x4। सिमिलरली टोटल वेट का जो मोमेंट हो जाएगा अबाउट ओ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, mg इंटू x बार। सो अगेन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का इसमें यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा mg x बार इक्वल टू m1g x1 प्लस m2g2 x2 प्लस m3g3 x3 एंड सो ऑन, जितने भी मास होंगे और जितने भी फोर्स होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन ये इसमें ऐड होते जाएगा। सो नाउ यहां से हम लोग को फाइंड आउट करते हैं कि x बार इक्वल टू सिग्मा mx डिवाइडेड m, जहां पे m इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, यहाँ पे g का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, x बार एंड y बार। x बार का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा mx डिवाइडेड m एंड y का बार का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा my बटा m। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया कि जब बॉडी का वेट कंसिडर करेंगे तो मेरा जो होगा वो cg का कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर बॉडी का मास नहीं हो, केवल एरिया हो, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जिस बॉडी केवल एरिया हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड बोलेंगे। सो अगर इफ वी कंसिडर अ बॉडी विच डिज नॉट हैव मास बट हैव एरिया ओनली, दैट इज लैमिना, या कह सकते हैं कि सिंपल फिगर्स, जिसका हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो सेंट्रॉइड किस तरह से निकालेंगे। सो उसका भी सेंट्रॉइड निकालेंगे, वो सिमिलर वे में निकालेंगे, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, वहां पे मास था और यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग,
एरिया कंसीडर करेंगे। सो इन दिस केस इंस्टेड मास ऑफ द पार्ट्स वी कंसीडर area of the parts in which the body is divided. So let us consider a lamina of area A is divided into n number of small parts having areas A1, A2, A3, A4 and so on. Let the coordinate of the points at which these areas are acting, that is centroid of the small parts, जो भी स्मॉल पार्ट्स मैंने एरिया कंसिडर किया उसका जो सेंट्रॉइड होगा डिफरेंट एरिया का क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn, इस तरह से होगा। सो फ्रॉम ए रिफरेंस एक्सिस, यहाँ पे भी मैंने एक रिफरेंस एक्सिस ले लिया xy एंड x बार y बार बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द होल इंटायर लेमिना, और मान लिया कि x बार और मेरा y बार जो है वो इंटायर जो लेमिना है, पूरे जो लेमिना है उसका यहाँ पे सेंट्रॉइड एक्ट कर रहा है। कहाँ पे, किस कोऑर्डिनेट पे, x बार एंड y बार कोऑर्डिनेट पे एक्ट कर रहा है। और टोटल एरिया जो मेरा लेमिना का है वो मान लिया कि कैपिटल A है। सो यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अबाउट y एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू x1 या फिर जो भी डिस्टेंस हो x एक्सिस के लॉन्ग वो होगा, क्योंकि ये जो लेमिना मैंने दिखाया है वो अगर y एक्सिस के अबाउट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे मोमेंट तो ये चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस। सो जब मोमेंट निकालेंगे y एक्सिस के लॉन्ग तो एरिया इंटू जो है वह मेरा डिस्टेंस x एक्सिस का है वो मल्टीपल हो जाएगा। सो यहाँ पे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an xn दैट इज सिग्मा ax। नाउ मोमेंट ऑफ टोटल एरिया का जब मोमेंट निकालेंगे अबाउट y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू x बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा वो y के लिए क्या हो जाएगा, y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, x एक्सिस। सो a इंटू एक्स, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या हो जाएगा, ए एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, यहां से x बार निकाल लेंगे हम लोग, सिग्मा x डिवाइडेड a, वेयर a इक्वल टू क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, और सिग्मा x क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ एरियाज अबाउट y एक्सिस। ये कब होगा, जब हम एरिया को पैरेलल टू y एक्सिस कंसीडर करेंगे। ये उसी केस में होगा जब हम एरिया को y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि अगर हम एरिया को x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे तो उस केस में क्या होगा। सो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब एरिया को x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, जहां हम लोग इस केस में क्या करेंगे, उसमें मैंने क्या किया था, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लिया था, यहाँ पे मैं x एक्सिस के अबाउट मोमेंट लूंगी। क्योंकि x एक्सिस के मोमेंट लूंगी क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, वो y मीन्स x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस हो जाएगा। सो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अबाउट x एक्सिस, then sigma ay, that means a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 and so on, and total moment of area a about x axis क्या हो जाएगा, a into x बार, क्योंकि मैंने जो मेरा जो रिजल्टेंट जो मेरा g है उसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है, x बार एंड y बार माना है। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या हो जाएगा, ए वाई बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई। सो यहां से y बार निकल जाएगा सिग्मा ए वाई बटा ए, जहां पे a इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, जहां पे सिग्मा ए वाई क्या हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ एरियाज अबाउट x एक्सिस बट कंसीडरिंग एरियाज एक्टिंग पैरेलल टू x एक्सिस। जब हम
एरियाज को एक्स एक्सिस के पैरेलल कंसिडर करेंगे, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, y बार सिग्मा ए वाई डिवाइडेड a। सो इस तरह से मैंने नेट जो है वो फाइनली फाइंड आउट कर लिया ऑफ आर्बिट्रेरी बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। सो फाइनली फ्रेंड्स, वी फाइंड आउट center of gravity and centroid of an arbitrary body by moment methods. So friends, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। So friends, for motivation कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें एंड वीडियो के पसंद आने पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना